हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनवलप और इवोल्यूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एनवलप्स या इवोल्यूट्स क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। एनवलप और इवोल्यूट मतलब एनवलप तथा केंद्रज। इसमें हम देखते हैं कि ये एनवलप और केंद्रज होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम अभी हमारे आज के वीडियो में एनवलप पे डिस्कस करेंगे क्या होता है, बेसिक चर्चा करते हैं। देखिए, वक्र का समीकरण, वक्र के कुलों का समीकरण पर हम यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। वक्र का समीकरण, मान लीजिए कि हमारा कोई वक्र है, एक्स वाई में कोई संबंध है, एक्स वाई में संबंध, उसके साथ कोई अचर दे रखा हो सकता है। अचर यहाँ पे हम बात करें कि अल्फा के फॉर्म में यहाँ शो कर रखा है इक्वस टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन है जो एक्स वाई और अल्फा का फलन है, वो यहाँ अल्फा है, वो क्या है, एक स्वैच्छिक अचर है, ये स्वैच्छिक अचर है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि अल्फा जो है, अल्फा के भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होते हैं। अगर हमें कोई रिलेशन एक्स वाई और अल्फा में दे रखा है, अल्फा स्वैच्छिक चर है, यदि हम अल्फा की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के संगत में हमें अलग अलग क्या होंगे, एक वो मिलेंगे, रिलेशंस मिलेंगे। यहाँ हम बोलें कि समीकरण मिलेंगे जिसमें एक्स वाई तथा अल्फा की अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो हम इनको बोलते हैं, इन सबको हम वक्र कुल कहते हैं। ध्यान दीजिए, हम वक्र कुल पे बात कर रहे थे। तो यूँ कह रहे हैं कि एक्स वाई तो आपका एज इट इज आपने रख लिया, कोई फलन आपको एक्स वाई और अल्फा में दे रखा है। अब हम अल्फा की वैल्यूज को चेंज करते हैं, अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें बहुत से समीकरण प्राप्त होते हैं। उन समीकरणों में अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक आपको नया समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी समीकरणों को क्या बोलते हैं, वक्र कुल का समीकरण। ठीक है, वक्र कुल के समीकरण बोलते हैं इसको। तो सभी वक्र मिलके बनते हैं वक्र कुल का समीकरण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अल्फा के निश्चित मान, मान लीजिए कि आपने अल्फा का निश्चित मान अल्फा इक्वस टू अल्फा 1 रख दिया। अल्फा 1 मतलब 1 2 3, कोई भी अचर संख्या कुछ भी रख दिया आपने वहाँ पे, ये आपने माना है अल्फा 1 के लिए वक्र कुल का एक सदस्य प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा कि अल्फा के अलग अलग मान के लिए जितने भी हमें वक्र प्राप्त होंगे, उन वक्रों का जो संग्रह होगा वो होगा वक्र कुल। ठीक है, उसमें से हमने एक, ध्यान दीजिए, उसमें से हमने एक अल्फा 1 के लिए वक्र को देखना चाहते हैं कि कैसा वक्र बनेगा। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा 1 के करस्पॉन्डिंग जो वक्र मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा कि एक्स वाई रहेगा, साथ में अल्फा की जगह अल्फा 1 रहेगा। तो ये उन सभी वक्रों में से एक वक्र है, तो हम इसको बोलेंगे वक्र कुल का सदस्य बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक वक्र कुल के सदस्य के लिए अल्फा का मान अचर होता है। कैसे, मान लीजिए वक्र कुल के बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, उसमें से आपने अभी जैसे मैंने कहा कि अल्फा इक्वस टू अल्फा 1 ले रहे हैं, अल्फा इक्वस टू अल्फा 2 ले रहे हैं, तो ये अल्फा 1 या अल्फा 2 अचर मान होते हैं। ठीक है, तो वक्र कुल का जो सदस्य होगा उसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो भी हम अल्फा के मान रखेंगे वो क्या होंगे, अचर मान होगा। ठीक है, अचर होता है। अल्फा वक्र कुल का प्राचल कहलाता है, क्योंकि अल्फा के मान पे ही वक्र डिपेंड करते हैं। तो फिर हम उस अल्फा को, अदर बुक में अल्फा की जगह ए भी हो सकता है, बी कोई भी आपको स्वैच्छिक अचर दे सकता है, हम यहाँ अल्फा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो ये अल्फा जो होता है जिसका मान हम परिवर्तित करके लिख रहे हैं, तो ये यहाँ पे प्राचल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक समीकरण दे रखा है y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी की जगह यहाँ पे 5 लिख रखा है, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी लिख रखा है। अब यहाँ हमें दे रखा है कि y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, एम का अलग अलग मान अगर हम रखते हैं तो, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, x और y आपके पास वो है, अच्छा वो चर हैं, तो m एक ऐसी वो है, अल्फा की जगह m हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो अल्फा या m ऐसा है कि अगर m के अलग अलग वैल्यूज के लिए हमें एक ये सरल रेखा के बहुत सारे समीकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे समीकरण मिलके क्या बनाते हैं, वक्र कुल बनाते हैं। और m की एक पर्टिकुलर वैल्यू मान लो आपने 1 रख दी, तो y इक्वस टू m की जगह 1 हो गया, x प्लस 5 बनेगा, ये वक्र कुल का एक सदस्य प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में एग्जाम्पल 2 दे रखा है, y इक्वस टू एम एक्स प्लस ए और इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करें,
इसको हल कर रहे हैं, इसको समझें। तो यहाँ ये दे रखा है इसके बारे में, ऐसी सरल रेखा का, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए y और x क्या है, 1 पावर के हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं ये। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। ये एक ऐसी सरल रेखाओं के समीकरण को निरूपित करता है। ध्यान दीजिए m प्राचल है यहाँ पे, तो m की अलग अलग वैल्यूज के लिए बहुत सारे समीकरण मिल रहे हैं। तो हमें जो जनरल इक्वेशन दे रखी है mx प्लस a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसमें m प्राचल है और एक ये जनरल समीकरण है। तो हम इसी समीकरण को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि सरल रेखा के कुल का समीकरण है। ठीक है, जिसमें m प्राचल है। ठीक है, निरूपित करता है। और ये क्या करता है, ये सरल रेखाओं का जो समीकरण है, जो यहाँ वक्रकुल का समीकरण है, ये क्या करता है, जो वृत्त होते हैं, जो हमारे मूल बिंदु को केंद्र मान के जो वृत्त बनते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उन वृत्तों को सदैव स्पर्श करते। ये जो सरल रेखा यहाँ से आपको प्राप्त होंगे, जो कि मूल बिंदु को केंद्र मानकर, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु को केंद्र मानकर जो ए त्रिज्या, ध्यान दीजिए यहाँ ए आ रहा था ना इंटू में, तो ए त्रिज्या के जितने भी हमें वृत्त बनाते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, उन सर्कल की जो फैमिली जो होती है, तो फैमिली जो होती है उसको शो करता है ये। तो ये क्या करते हैं कि जो ए रेडियस का हम अगर ओरिजिन को सेंटर लेके अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हमें फैमिली मिलेगी, फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगी, ये हमेशा क्या करेगी, इन वक्र को, इसको टच करेगी, ऐसे वृत्त को टच करेगी, ऐसे सर्कल को क्या करेगी, टच करेगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ दे रखा है, हम इसको आगे और समझेंगे। जैसे एक देखो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है थर्ड एग्जाम्पल में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, ऐसी सरल रेखा का समीकरण। यहाँ देखो m है आपकी, m है, y इक्वल्स टू एम, फिर x और प्लस a अपॉन m लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसी सरल रेखाओं के समीकरण है, वक्रकुल को निरूपित करता है, जो कि परवल है। परवल है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का कोई भी होगा, उसको क्या करेगी, स्पर्श करेगी। तो यहाँ m की अलग अलग वैल्यू के लिए सरल रेखाओं के समीकरण प्राप्त होंगे। m प्राचल है तो ये इसके वक्रकुल का समीकरण है। उस वक्रकुल के समीकरण में हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो वक्रकुल का समीकरण है, और इस वक्रकुल में जितने भी सरल रेखाएं बनेंगी वो क्या करेंगी, नीचे दिए गए परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को क्या करेंगी, सदैव स्पर्श करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे और करते हैं, आगे और हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ देख रहे हैं कि चौथा एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है, यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल पे डिस्कस करें। फोर्थ एग्जाम्पल जो हमें यहाँ शो कर रखा है, फोर्थ एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि फोर्थ एग्जाम्पल में आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आपको दे रखा कि m जो है, m के प्रत्येक मान, क्योंकि यहाँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, वक्रकुल का समीकरण है। यहाँ देखो y और x क्या है, सिंपल पावर के, सिंगल पावर के हैं, तो ये क्या, सरल रेखाओं के वक्रकुल का समीकरण है। और m के प्रत्येक मान के लिए दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगा। जो भी हम m का मान रखेंगे, क्योंकि ये तो प्राचल है ना, तो प्राचल के करस्पॉन्डिंग जो भी हम यहाँ मान रखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी वो दीर्घवृत्त जो हमारे पास यहाँ a और b के अकॉर्डिंग लेंगे, दीर्घवृत्त का आपका रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जो दीर्घवृत्त रहेगा उसको सदैव स्पर्श करेंगे m के प्रत्येक मान के लिए। तो यहाँ ये इस प्रकार की रेखाओं का समीकरण है, जिसमें हम यूँ कहें कि m प्राचल के केस में कि m के प्रत्येक मान के लिए ऐसी सरल रेखाएं प्राप्त होंगी जो दीर्घवृत्त को क्या करेंगी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को सदैव स्पर्श करेंगे। ठीक है, यहाँ ये हो गया। और उसके बाद में हम डिफाइन करते हैं एनवलप को, कि एनवलप क्या है। देखिए, तो उसको हम यहाँ देखते हैं, एनवलप की डेफिनेशन क्या होती है उसको आगे देखते हैं। एनवलप क्या है, वक्र जो किसी कुल के प्रत्येक सदस्यों को स्पर्श करे तथा स्वयं भी प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता हो, तो उस वक्र को वक्र कुल का एनवलप कहते हैं। फिर से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। डेफिनेशन है एनवलप की, एनवलप ऐसे बता रहा है कि एनवलप एक्चुअल में होता क्या है। एनवलप क्या होता है, वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करे। ध्यान दीजिए,
अभी हमने जो 4 एग्जाम्पल दे रखे वहाँ यही है कि m के मान के लिए वो किसी न किसी विशेष टाइप के वक्र को स्पर्श करता है। जैसे हमने सबसे पहले लिया था y इक्वस टू एम एक्स प्लस 5, ध्यान दीजिए। तो इसके लिए बोला था हमने कि y इक्वस टू एम एक्स प्लस 5 है, या हम उसके डाउन साइड में चल रहे हैं y इक्वस टू एम एक्स प्लस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, एक वृत्त को छू रहा है, वृत्त को स्पर्श करते इसमें m के प्रत्येक मान के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और वो सरल रेखा क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है किसी वृत्त को। वृत्त क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसा वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करे, ध्यान दीजिए, तथा इसको यूं भी कहें कि जो वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य द्वारा किसी न किसी बिंदु पर स्पर्श किया जाता हो, तो ऐसा वक्र उस वक्र कुल का एनवलप कहलाता है। ध्यान दीजिए, उस वक्र कुल का एनवलप कहलाता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए कि आपको वक्र कुल का समीकरण दे रखा है। जो समीकरण है वो इस फॉर्म में है, एफ एक्स कोमा वाई, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल्स टू 0, इसका फंक्शन है। और वक्र कुल का समीकरण है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल्स टू 0, ये है। अन्य जो वक्र कुल का समीकरण है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं, उसमें अल्फा प्लस डेल अल्फा कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, का प्रतिच्छेदन इस प्रकार हो कि जैसे ही अब दूसरे समीकरण में ले रहे हैं हम दोनों का प्रतिच्छेदन कर रहे हैं, अल्फा का मान डेल्टा अल्फा का मान धीरे धीरे 0 की ओर टेंस करते हैं, तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जिसको हम प्रतिच्छेदन बिंदु बोलें, क्योंकि दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हम एनवलप पे डिस्कस कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं या स्पर्श करें, तो एक ऐसा निश्चित बिंदु P प्राप्त होता है, या P की हम और प्रवृत्त होते हैं। कब होते हैं, तब प्रतिच्छेदन बिंदु P का बिंदुपत वक्र कुल का एनवलप कहलाता है। कैसे, थोड़ा ध्यान देते हैं फिर से। हमारे पास वक्र कुल का समीकरण है, एक अन्य वक्र कुल का समीकरण हम सेम ही लेते हैं, अल्फा की जगह अल्फा प्लस डेल अल्फा करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा वक्र पहले वक्र को स्पर्श करेगा प्रत्येक बिंदु पर। कैसे करेगा, यदि हम डेल्टा का मान धीरे धीरे 0 की ओर टेंस करते हैं, तो ऐसे केस में हम एक बिंदु की ओर प्रवृत्त होते हैं। वो बिंदु हम मान रहे हैं कि ये P बिंदु है, तो वो जो P बिंदु हमें प्राप्त होता है, उस P बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वही उस वक्र का एनवलप कहलाता है। ध्यान दीजिए, अल्फा के मान चर मानों के लिए हमें एक वक्र कुल का एनवलप प्राप्त होता है। पिछले कुछ क्वेश्चन में हमारे सामने m आ रहा था, यहाँ अल्फा ले रहे हैं, या हम m भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम यहाँ जब भी एनवलप निकालेंगे तो वक्र कुल का समीकरण है, और इसको ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में ये हुआ कि ज्योमेट्रिकली समझाना चाह रहा हूँ, तो जैसे जैसे हम डेल्टा का मान कम करते जाएंगे वैसे वैसे जो अल्फा है वो किसी एक वैसे वैसे क्या होगा कि हम एक निश्चित बिंदु की ओर जाएंगे, और वो बिंदु वक्र और दूसरे वक्र का क्या होगा, स्पर्श बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। ज्ञात कैसे करते हैं एनवलप को, इसको भी समझ लेते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लेते हैं कि वक्र कुल का जो समीकरण हमारे पास है वो आपके पास है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल्स टू 0। अन्य जो वक्र कुल है उसका समीकरण है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा प्लस डेल अल्फा इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 और 2 है। हम क्या कर रहे हैं, इस विधि को समझना चाह रहे हैं कि हम एक्चुअल में एनवलप निकालते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उसको ज्ञात कैसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 का हम क्या करते हैं, एक को तथा 2 को हम वक्र कुल के दो सदस्य भी हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में एक किसी दोनों का एक दूसरे में क्या करते हैं, वो लेते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं, दोनों का अंतर लेते हैं। डिफरेंस लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कुछ अल्फा एक्स वाई तथा अल्फा और डेल अल्फा में एक संबंध प्राप्त होगा। हम क्या करेंगे, हमें तो बिंदु P चाहिए, और P बिंदु कैसे मिल रहा था, ऊपर जो परिभाषा में ये था कि डेल्टा F 0 की ओर प्रवृत्त होगा। ध्यान दीजिए, डेल्टा F अल्फा जो है 0 की ओर प्रवृत्त होगा, तो एक हम किसी बिंदु की ओर प्रवृत्त होंगे। तो हमारे पास ये हुआ कि P प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा अल्फा भी हमें चाहिए और जो कि 0 की ओर प्रवृत्त हो। तो हम क्या करते हैं, अपना जो समीकरण उसमें दोनों साइड डेल्टा अल्फा से डिवाइड करते हैं, डेल्टा अल्फा से डिवाइड करते हैं। अब लिमिटिंग केस से, क्योंकि डेल्टा अल्फा तो 0 की ओर टेंस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 लगाते हैं। 0 टेंस करने से हम क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो P की ओर प्रवृत्त हो रहा है, P1 या P2 A B C कुछ भी ले सकते हैं, तो P की ओर प्रवृत्त होगा, और P की ओर प्रवृत्त होगा तो हमने लिमिटिंग केस लिया, लिमिट डेल्टा
अल्फा टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा अल्फा एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा अपॉन डेल्टा अल्फा इक्वल्स टू 0, ये हमें प्राप्त होगा। ये क्या होता है, अगर हम इस पे बात करें तो ये तो आंशिक अवकल जो समीकरण होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ अल्फा, डेल क्योंकि फंक्शन एक्स वाई और अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हो, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो आंशिक अवकलन होगा। तो हमने क्या किया, डेल ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अल्फा इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब इस केस में हम देखते हैं कि समीकरण जो हमें 3 प्राप्त होता है, यहाँ पी के निर्देशांक समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेंगे। इससे हमें एक्स वाई में अल्फा में रिलेशन मिलेगा। एक्स वाई के जो वैल्यूज़ मिलेंगी, जो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये समीकरण 1 जो आपको दे रखा था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल टू 0, और ये दूसरा लास्ट में जो हमने सॉल्व किया है वो है डेल ऑफ अल्फा डेल डेल एफ ऑफ जो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का अल्फा के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, डेल बाय डेल ऑफ अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पी वक्र जो पी हमारा है वो वक्र पे भी स्थित है और हमारा जो दूसरा अन्य वक्र है उस पे भी स्थित है, तो दोनों को संतुष्ट करेगा। अब समीकरण 1 और 3 से हम क्या करते हैं, अल्फा का विलोपन करते हैं। कहने का मतलब अल्फा को एलिमिनेट करना है आपको। एलिमिनेट करने से जो आपको समीकरण मिलेगा, ऐसा समीकरण हमें प्राप्त होगा जिसके लिए अल्फा के प्रत्येक मान के लिए पी के निर्देशांक संतुष्ट होंगे। ठीक है, पी के निर्देशांक संतुष्ट होंगे, एक्स वाई में एक रिलेशन मिलेगा, अल्फा हट जाएगा। तो समीकरण 1 और 3 से जब अल्फा का अवलोकन करते हैं तो एक समीकरण हमें मिलता है, वक्र का समीकरण मिलता है। उस वक्र के समीकरण को ही हम अपना जो दे रखा होता है उस वक्र को एनवलप बोलते हैं, वक्रकुल के समीकरण को के समीकरण का एनवलप बोलते हैं। तो हम यहाँ सीधा सा एक प्राप्त होता है, बिंदु P का जो बिंदुपथ होता है वो वही बिंदुपथ उस वक्रकुल का एनवलप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम सिंपल सा समझ लेते हैं, हमारे पास वक्रकुल का समीकरण होगा, उसके बाद उस वक्रकुल का जो प्राचल होता है उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन को हम 0 के इक्वल लेके यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 2 समीकरण प्राप्त हो गए। दोनों समीकरण से अल्फा का विलोपन करते हैं, विलोपन करने से जो समीकरण प्राप्त होगा वो वक्रकुल के एनवलप का समीकरण प्राप्त होगा। कई बार ऐसा होता है कि एक विशेष स्थिति हमारे सामने आ जाती है, और वो विशेष स्थिति क्या हो सकती है उस पर हम यहाँ देखें। तो विशेष स्थिति के लिए हम यहाँ ले रहे हैं एक स्पेशल केस ले रहे हैं। हो सकता है कि वक्रकुल का जो समीकरण है वो प्राचल में द्विघात का समीकरण हो। यहाँ प्राचल हम अल्फा पे बात कर रहे हैं, तो यदि वक्रकुल का समीकरण प्राचल में द्विघात का समीकरण हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा अल्फा, और जो समीकरण आपका है वो प्राचल अल्फा ले रहे हैं, तो यहाँ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ हम उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ए बी सी ले रहे हैं, एक्स वाई के फलन है। तो यहाँ ए बी सी एक्स वाई के फलन है, तो उस केस में हम देखते हैं, वो तो देखो आपके पास ए बी सी है, अचर भी हो सकता है, एक्स वाई के फलन भी हो सकते हैं, जो भी आपके पास कांस्टेंट है। हम क्या करेंगे, दिए गए वक्र के समीकरण को जब हल करना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो इसका एनवलप ज्ञात करना ना, तो हम क्या करेंगे, अल्फा के प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे, आंशिक अवकलन को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से अल्फा की वैल्यूज फाइंड करेंगे, अल्फा की वैल्यूज फाइंड करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जो हमें फर्स्ट दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट में रखने से हमें एक रिलेशन मिलेगा सॉल्यूशन करने पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास प्राचल जो है वो द्विघात समीकरण में दे रखा होता है तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रख के हम उसके एनवलप का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियोस में हम इससे एनवलप और इवोल्यूट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे एनवलप ज्ञात करते हैं किसी वक्रकुल का।